यस, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास तक हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। आज उसी को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आप क्लास की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स इनसाइड क्लास बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स। फंक्शंस इनसाइड क्लास बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स, इंस्टेंस मेंबर functions and static member functions। ओके, तो क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, और क्लास के अंदर जो फंक्शंस हो सकते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, इंस्टेंस मेंबर और स्टैटिक मेंबर। अब जो बात आपको नहीं भूलनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। इस बात को नहीं भूलना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब इंस्टेंस बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं कह रहा हूं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल्स। समझ में? आज स्टैटिक को नहीं समझेंगे, आज इंस्टेंस मेंबर को पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम स्टैटिक को समझेंगे, आज सिर्फ इंस्टेंस मेंबर पे फोकस करते हैं। पर बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में ये बात रहे कि मेंबर्स दो प्रकार के होते हैं, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। इसीलिए हम इंस्टेंस मेंबर बोलें, सिर्फ मेंबर ना बोलें। सिर्फ मेंबर बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि इंस्टेंस मेंबर की बात कर रहे हैं कि स्टैटिक मेंबर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस मेंबर, क्योंकि स्टैटिक मेंबर भी कुछ होता है, वो अगली क्लास में पता चलेगा। तो इंस्टेंस मेंबर क्या है? तो मैंने कहा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस बात को ध्यान रख लेंगे कि इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट का मेंबर, ऑब्जेक्ट का मेंबर, ठीक है। मुझे बताइए, अगर हम स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएं, क्या मकसद है स्टूडेंट क्लास बनाने का? अगर मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा हूं तो उसके पीछे मकसद क्या है? मुझे अपने प्रोजेक्ट में स्टूडेंट को करना है रिप्रेजेंट। एक स्टूडेंट का डेटा रखना है, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो मैं एक ऑब्जेक्ट में रख पाऊंगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रख पाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी क्लास पहले बने। इसलिए मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए, स्टूडेंट नाम की जो क्लास बनेगी उसके अंदर एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल होना चाहिए, नेम नाम का वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी इन दो पे विचार करें। सबको समझ में आ रहा है? रोल नंबर एंड नेम। किसका रोल नंबर, किसका नाम? स्टूडेंट का। मुझे बताइए, स्टूडेंट तो एक क्लास है, स्टूडेंट तो एक क्लास है, ये तो कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ ना। तो अगर मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, जैसे ये बनाई क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर, मैंने एक
एरे बनाया नेम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट दे आर प्राइवेट, है ना। अभी प्राइवेट पब्लिक से मतलब नहीं है, अभी मेन बात यह है कि दो वेरिएबल्स मैंने इसके अंदर बनाए। तो रोल नंबर के अंदर क्या वैल्यू रखी है इस समय? रोल नंबर के अंदर इस समय क्या वैल्यू रखी है? देखो बहुत सारे समझदार यहां पर आ चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नथिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं गार्बेज वैल्यू, कुछ लोग बोल रहे हैं इंटीजर। मेरे प्यारे गधों, अभी रोल नंबर नाम का वेरिएबल ही नहीं बना तो उसके अंदर की वैल्यू की कहां बात कर रहे हो? अभी तो रोल नंबर नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे स्टूडेंट नाम की क्लास बनाना मतलब डेटा टाइप बनाना। आपने कॉमन नाउन बनाया है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट स्टूडेंट इज। तो अगर मैं कॉमन नाउन बोल रहा हूं स्टूडेंट, तो कोई ये थोड़ी ना पूछ सकता है कि नाम क्या है। अरे कॉमन नाउन पे थोड़ी ना नाम होगा, कुछ प्रॉपर नाउन पे कुछ नाम होगा ना, है कि नहीं? प्रॉपर नाउन पे कुछ नाम होगा ना। पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूं और मैं बोलूं कि इसका नाम क्या है, तो बात समझ में आती है ना। कॉमन नाउन, उधर तो कुछ नाम नहीं होगा ना, है ना। तो इसीलिए क्लास में जो वेरिएबल्स बने हैं अभी इनको मेमोरी नहीं मिली है। इनको मेमोरी कब मिलेगी? इनको मेमोरी कब मिलेगी? जब आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे अभिषेक? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2 एक ऑब्जेक्ट है। तो S1 ऑब्जेक्ट को कुछ मेमोरी मिलेगी, उसके अंदर रोल नंबर नाम का वेरिएबल होगा, उसके अंदर नेम नाम का एक एरे होगा। एग्री? ये रोल नंबर नाम का वेरिएबल है और ये नेम नाम का एरे है। ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये ऑब्जेक्ट S1 है। और मुझे बताओ S2 को भी इसी तरह से अलग मेमोरी मिलेगी। S1 अलग है, S2 अलग है। अब ये जो रोल नंबर वेरिएबल ये दो बार क्यों बना? S1 में अलग बना, S2 में अलग बना, दो बार क्यों बना? मैंने तो इसको एक ही बार डिक्लेयर करा है, लेकिन ये S1 में रोल नंबर अलग बना है, S2 में अलग बना है, तो रोल नंबर नाम के दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। क्योंकि रोल नंबर और नेम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स हैं। क्योंकि रोल नंबर और नेम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर मेंबर होंगे वो, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट मेंबर बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल्स। नाम से उसके मीनिंग को कनेक्ट करो तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुम्हें S1 के रूप में, S2 के रूप में, और रोल नंबर और नेम उसके अंदर दिख रहे हैं, तो वो उसके मेंबर हो गए। तो रोल नंबर दो है, एक रोल नंबर S1 का मेंबर है और दूसरा रोल नंबर S2 का मेंबर है। अब सवाल ये उठता है कि रोल नंबर और नेम को इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्यों बनाया, स्टैटिक क्यों नहीं बना लिया? ये कैसे तय होगा कि कोई मेंबर इंस्टेंस मेंबर बनाना चाहिए कि स्टैटिक मेंबर बनाना चाहिए?
तो भाई उसका एक रीजन है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, हर स्टूडेंट का नाम कुछ अपना अलग होगा, बिकॉज दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। रोल नंबर हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा, नेम हर ऑब्जेक्ट का अलग होगा। दो स्टूडेंट का नाम बाय चांस सेम भी हो जाए तो भी तो वो उनका अपना अलग अलग नाम है। समझ में आया? तो हमें यह समझ में आ रहा है कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स को इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्यों कहते हैं, और कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनको इंस्टेंस मेंबर बनाना चाहिए। स्टैटिक के बारे में तो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। कोई भी क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को अगर तुम इंस्टेंस मेंबर बना रहे हो तो जरा सोच लो, क्या वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग चाहिए है? हाँ, तो फिर उसे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए जो वेरिएबल बना रहे हो उसे ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हर ऑब्जेक्ट का अलग रोल नंबर है, हर ऑब्जेक्ट का अलग नेम है, तो ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, देखो इनकैप्सुलेशन क्या था, प्रॉपर्टीज और मेथड्स का ग्रुप। अब ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड क्लास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है, और क्लास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, क्लास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको तो आगे, पर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनो, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन किसे बोलेंगे? इंस्टेंस मेंबर फंक्शन यानी जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन हो, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन, फंक्शनैलिटी, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा? जैसे अपडेट स्टूडेंट्स नेम, एक फंक्शन सोचो जो स्टूडेंट क्लास के अंदर है, अपडेट स्टूडेंट्स नेम। ये फंक्शन क्या कर रहा है? नेम की वैल्यू को चेंज कर रहा है। अपडेट स्टूडेंट्स नेम, ये फंक्शन नेम की वैल्यू को चेंज कर रहा है। अब नेम तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग है ना, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहा है जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जॉब है, इसीलिए इस फंक्शन को इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल होगा। जैसे मान लो यहां पर मैं फंक्शन का नाम रख दूं अपडेट नेम, ठीक है, यहां पे कैर स्टार न्यू नेम, ठीक है, और ऐसा कुछ इधर कोडिंग होगी। ठीक है, लिख दो, कोडिंग भी लिख दो, strcpy नेम के अंदर न्यू नेम, ये बन गया फंक्शन। अब ये फंक्शन तुम जब कॉल करोगे तो तुम्हें s1 डॉट लगा के कॉल करना पड़ेगा।
आया समझ में? S2 डॉट लगा के कॉल करोगे तो ये नेम अपडेट होगा S2 के लिए। जिस ऑब्जेक्ट ने अपडेट नेम को कॉल किया उस ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी में चेंजेस होंगे। तो ये फंक्शन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बनाना चाहिए। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल होंगे ताकि पता तो चले किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ये एक्सेस करेगा। क्लियर? अच्छे समझ में आया इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या है, इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस क्या है? चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब हमें जरूरी है कि कई सारे एग्जाम्पल्स करें ताकि हम थोड़ा और कंफर्टेबल हों। अभी एक एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए हमें चीजें समझ में आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, अभी के अभी हम करेंगे इस टास्क को। मैं चाहता हूं, आप सभी लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है मैथ्स में? कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? प्लीज टेल मी, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर is a mixture of real and imaginary number. What is imaginary number? What is imaginary number? See, -1 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा? इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ -1। तो हम इसको क्या बोल देते हैं? आयोटा। आयोटा आई से डिनोट कर देते हैं, आयोटा। इसको रीड करते हैं आयोटा। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 plus 4 iota. It actually means 3 is the real part and imaginary part is 4. Okay? So a complex number is a combination of two numbers. One is called real part and another one is called imaginary part. अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखना हो तो क्या मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बना के उसमें रख सकता हूं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है जिसका एक वेरिएबल बनाओ और उसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर रख पाओ। तो मुझे बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। पर अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करना चाहूं तो मैं ये भी सोचूंगा कि कई तरह के एक्शंस मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पे परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो फिर क्यों ना इनकैप्सुलेशन किया जाए, तो एक क्लास बनाते हैं। तो यही है आपका टास्क, आपको बनानी है एक क्लास अभी के अभी जिसका नाम आप रखेंगे कॉम्प्लेक्स। आप सोचिए कि उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, बताइए। कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास में हम कितने
वेरिएबल्स बनाएंगे? काफी लोगों के आंसर आ गए और एकदम सही हैं। अभी पटेल का गलत है, बाकी सबका सही है। संतोष का भी गलत है। आशुतोष आपका भी गलत है, अंकुश आपका भी गलत है, अभिमन्यु आपका भी गलत है। इतना डिस्कशन हो जाने के बाद आपका गलत हो रहा है। ऋतिक साहू आपका भी गलत है, पुलकित आपका भी गलत है। कैसे गलत हो सकता है? अभी हमने डिस्कस कर लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे? पवन कुमार, कैसे गलत हो सकता है बेटा ये? गधों, इंसान बनो। क्यों पवन, कितनी वैल्यू रखने के बारे में सोच रहे हैं हम? गौरव कुमार, कितनी वैल्यू रखने के बारे में सोच रहे हैं हम लोग? एक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कितनी वैल्यूज? क्या ये गिनने में प्रॉब्लम हो रही है आपको? क्यों गौरव कुमार, गलत कैसे हो सकता है आपका? पुलकित, ऋतिक, कैसे गलत हो रहा है आपका? यस पुलकित, अब सही किया आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत पहले से पता है ना अंकुश। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने वेरिएबल्स क्लास में बनाओगे? यस साधव, करेक्ट। यस अभी पटेल, अब सही किया आपने। गौरव कुमार, अब सही है अब आपका। ऋतिक, आपने सही नहीं किया। संतोष, अब आपका भी सही है ना? सिंपल। अननेसेसरी हम लोग भटक रहे थे। नहीं अभी पटेल, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत है। एक जो रियल पार्ट रखेगा, एक जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा। इट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन इट। क्यों हो रहा है कंफ्यूजन? कितना सिंपल है। यही तो बताया अभी मैंने, सामने स्क्रीन पे लिखा है। मुझे दो वैल्यू स्टोर करनी है। फिर कैसे कई लोगों से गड़बड़ हो सकती है? तीन बोल रहा है कोई, चार बोल रहा है कोई, एक बोल रहा है। कैसे? मतलब आप अगर इस सवाल पे गलत आंसर दे रहे हो तो आप उन लोगों में से हो जो रास्ते पे चलते हुए गड्ढे को देखकर उसमें गिर जाते हैं कि अरे यार गड्ढा आ गया, अब तो गिरना पड़ेगा। और नहीं तो गड्ढा खोद के गिर जाते हो। जब सब कुछ सीधा सीधा है तो इसमें क्यों कंफ्यूज होना बेटा? अरे पुलकित, रियल पार्ट रख लिया, इमेजिनरी पार्ट रख लिया, हो गया। मिक्स ऑफ बोथ क्या होता है? सिर्फ दो वेरिएबल्स। देखो भाई, हाँ आदर्श देखो भाई, मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूं। पिछली बार हमने बुक का एग्जांपल लिया था, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए आप, मैंने बनाया क्लास कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर प्राइवेट नहीं भी लिखता तो प्राइवेट ही मानते। इंट ए कॉमा बी। ए और बी रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू को कंटेन करेंगे। ए प्लस आयोटा बी, है ना? समझ में आया? मैंने इंट लिया है, आप फ्लोट भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। इंट, इंट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इंट लेते। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें दो फंक्शंस बनाए जाए। अब आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने जब इतने सिंपल सवाल पे गलतियां करी हैं तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसमें तो और गलतियां हो सकती हैं। रितिका, अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड करी हैं तो मैंने बताया था व्हाट इज डेटा हाइडिंग। अटेंड किए आपने? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनको प्राइवेट बनाना प्रॉब्लमेटिक है? अभी तो क्लास की पूरी कोडिंग हुई भी नहीं है।
हम डेटा मेंबर को कैसे सिक्योर करेंगे अगर हम उसे प्राइवेट नहीं बनाएंगे तो? क्यों रितिका? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये एक्सेस ना हो सके बाहर से, इसलिए तो प्राइवेट बनाया। वेरी गुड निकिता। हमें इनको एक्सेस करने के लिए फंक्शंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल गौरव, और ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल भी दी थी कि प्राइवेट नहीं भी लिखूं तो ये प्राइवेट ही होंगे। तो अगर मैंने प्राइवेट लिख दिया तो कोई अपराध तो है नहीं, है ना? लिख दिया तो लिखे रहने दो, थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। बाकी आपको पता है कि नहीं लिखूंगा तो भी ये प्राइवेट है, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो सेट करेगी ए और बी की वैल्यू। यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन विच इज गोइंग टू सेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कैसा बनेगा वो फंक्शन? वेरी गुड विकी। सबसे पहले तो मैं उसको पब्लिक बनाऊंगा सो दैट बाहर से एक्सेसिबल। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस फंक्शन का काम है ए और बी में वैल्यू रखना, तो ये जरूरी है कि वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बने, क्योंकि ए और बी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। कॉम्प्लेक्स क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, हर ऑब्जेक्ट में ए और बी अलग अलग होगा, है ना? तनिषा, ये फंक्शन टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग नेचर का होना चाहिए। टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग। भाई इसको, इसमें दो वैल्यू सेट करनी है, आपने एक ही वैल्यू सेट करी है। यस पुलकित, अब पूरा बना लें उसको। नहीं, अभी कॉल बाय रेफरेंस की क्या जरूरत है? आप वैल्यू सेट कर रहे हो, यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हो अभी। यूजर से इनपुट नहीं लेंगे, हमें सिर्फ एक मेथड बनाना है जिससे ए और बी में वैल्यू रखवाई जा सके, बस। अरशद, ये लाइन कहां लिखोगे बेटा? फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो पूरा लिखो कोड। यस भाई, बिल्कुल सही। ये क्या कचरा करा है नमन भट्ट? ये क्या कचरा करा है तुमने? जरा देखो अच्छे से अपने कोड को, क्या गड़बड़ करी है। शिवम, ब्लंडर कर रहे हो बेटा, ब्लंडर। ब्लंडर कर रहे हो, ब्लंडर। ध्यान से देखना जब मैं कोड बताऊंगा। हाँ अंकित। अरशद, यूजर से इनपुट नहीं लेने का मतलब समझ में आया क्या आपको? शिवा, आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आई? यूजर से इनपुट नहीं लेना है। अहमद बिन वारिस, ब्लंडर करी है आपने भी। यस साधव, वेरी गुड। बस ऑब्जेक्ट का नाम देख लो आपने क्या लिखा है, साधव। यस चिराग, वेरी गुड। गौरव कुमार, क्या लिख रहे हो बेटा? गलत है। सदफ, गलत है।
यस अंकित, सही है। आदर्श, आयोटा हमें कहीं नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है, वो अंडरस्टूड है। निकिता देखो क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। अरशद आप भी मिस्टेक कर रहे हो, देखो क्या मिस्टेक हो रही है आपसे। हम जो फंक्शन बनाएंगे उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग का है। उसके बाद भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आता कि टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग का क्या मतलब है? अगर पता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने गलती करी है। सेट डेटा, कुछ भी नाम रख सकते हो फंक्शन का, मैंने रख दिया सेट डेटा। और मैंने कहा ये टेक समथिंग नेचर का होगा, तो ये मैंने बना दिए दो वेरिएबल्स एक्स और वाई। तो ये दो वैल्यू टेक कर रहा है। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये कहां जाएंगी? ये एक्स और वाई कहां, एक्स और वाई से कहां जाएंगी? ए और बी में। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये बिल्कुल सही है और काफी लोगों ने ये ऐसा ही बना लिया था, काफी लोगों ने बना लिया था। लेकिन कई लोगों ने पता है क्या ब्लंडर करी, यहां पर वैल्यू लिख रहे हैं। अरे भाई तो फिर तुमने ये वेरिएबल क्यों बनाए? ये टेक समथिंग का क्या मतलब रहा अगर 3 4 ही रखना था तुम्हें तो? ये एक्स और वाई होंगे ना। ये मिस्टेक करी थी। अनिरुद्ध को क्या समझ में नहीं आया? अनिरुद्ध मैंने अनम्यूट किया है तुम्हें, बोलो। सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जैसे हमने जैसे a इक्वल्स एक्स करा, b इक्वल्स वाई करा, तो सर हमने x और y में वैल्यूज कब असाइन करी? मतलब उसमें बिल्कुल तो नहीं हम करी अभी। अभी तो हम डेटा टाइप बना रहे हैं। हमारे डेटा टाइप को कोई यूज करेगा? जिस बंदे ने, जिस भले मानुष ने प्रिंटफ फंक्शन बनाया था, कॉल तो तुम कर रहे थे ना जी सर। प्रिंटफ को। जी सर। वो तो नहीं कर रहा था, वो तो प्रिंटफ को डिफाइन कर रहा था ना। जी। तो तुम सेट डेटा बना रहे हो, कॉल जो करेगा वो करेगा। ओके। तुम कॉल की चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा तो सर मतलब कोई जो कॉल करेगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट b1 डॉट सेट डेटा करके, तो तब वो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू डालेगा? बिल्कुल। और वो ऐसा लिख सके उसके लिए पहले हमें ये बनाना पड़ेगा ना, लेकिन। ओके सर। ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कोई डाउट है इसमें? अहमद बिन वारिस, ये है ब्लंडर जो आपने लिखी है। आपने यहां वेरिएबल का नाम ए और बी रख दिया है। मुझे बता सकते हो ये एक्स और वाई वेरिएबल कैसे वेरिएबल्स है? कोई बता सकता है एक्स और वाई यहां पर किस प्रकार के वेरिएबल्स हैं स्कोप के आधार पे? दे आर लोकल वेरिएबल्स। वेरी गुड विकी, वेरी गुड अंकित, अनिरुद्ध, साधव, पुलकित, मनीष, चिराग, काफी लोगों ने सही बताया। ये लोकल वेरिएबल है। ए और बी कैसे वेरिएबल्स हैं? ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर तुमने एक्स और वाई की जगह नाम ए और बी रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वो ए और बी इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएंगे। वो तब भी लोकल ही रहेंगे। तो फिर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर जब तुम ए और बी लिखोगे तो वो लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। इसलिए अभी नाम अलग अलग रखो। तो एक्स और वाई का डेटा ए और बी में जाएगा। अभी सेट डेटा कॉल नहीं, जब कॉल होगा तब। अहमद वारिस, सोर्स कोड तो रहता है फाइल के अंदर।
वो थोड़ी मेमोरी ले रहा है। डेटा रखने के लिए तो मेमोरी नहीं ले रहा ना, कम से कम। हाँ, ये आदर्श ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आदर्श से बातचीत की जाए और सभी लोग इस बातचीत को सुनेंगे। आदर्श, मैंने अनम्यूट किया बेटा आपको। जी सर। पूछो आपका ₹1,00,000 का सवाल। सर हमने तो ए बी में डाटा तो रख सकते हैं, तो एक्स वाई में क्या जरूरत है? एक्स वाई में हम एक्स वाई की क्या जरूरत है? हाँ, तो डेटा अभी रखा कहाँ मैंने? सर सही तो बात है। तो कैसे रखूंगा हम डेटा, अच्छा ये बताओ। सर सीन सीन करके हम डेटा रख सकते। सीन करके ना। ठीक है सीन कहाँ लिखोगे? सर, और एक फंक्शन लेके सीन बी कर देते। नहीं, पहले तो मुझे यूजर से इनपुट कराना नहीं था, तो इसलिए सीन लिखना नहीं है ना। ठीक है अब मुझे इसके अंदर 3 और 4 रखना है, बताओ कैसे रखूंगा। ये क्लास बन गई, तुम मेन फंक्शन बना रहे हो, है ना। मेन फंक्शन तुम बना रहे हो। चलो बताओ क्या करोगे। तुम्हें 3 और 4 रखना है ए और बी में, बताओ मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करके बताओ। सब। फर्स्ट तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए वेरी गुड, कैसे बनाएंगे? तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ने। ऐसा? ये सर। तो C1 ऑब्जेक्ट है। ये सर। ओके, अब बताइए ए और बी में मुझे 3 और 4 रखना है, कैसे रखूं? तो हम सर एक फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन पर सीन लेके ए और बी को डिफाइन कर देते हैं मुझे बोलो, मैं लिखता जाऊंगा, बोलो। सर। और एक फंक्शन लिखेंगे वॉइड इनपुट। कहां बना दूं वॉइड इनपुट? यहां बना दूं वॉइड? मुझे यूजर से डेटा इनपुट नहीं लेना है, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। मुझे 3 और 4 रखना है। यूजर से डेटा इनपुट नहीं करना है। मैं 3 बार बोल चुका हूं ये बात तो। ओके हाँ, 3 और 4 रखना, मैंने नंबर भी बता दिया तुम्हें। 3 और 4 रखना, बोलो कैसे बनाए रखेंगे। सबके आंसर आ गए, पता, सबने चैट विंडो पे इसके आंसर लिख दिए हैं। सर। हम C1 सर, सही है सर, समझ आइए क्या? सर। वॉइड सेट डाटा करके हम दो वेरिएबल 3 और 4 लिख देते हैं, वो 3 और 4 जाके ए बी में स्टोर हो जाएंगे। तो तुम क्या सोच रहे थे फिर? सर मैं सोच रहा था कि मतलब कैसे ये इनपुट लेगा सर। अच्छा चलो, तुम्हारा सोचने का तरीका भी मैं अब जानना चाहता हूं, कैसा क्या सोचा होगा तुमने, है ना। सर सीन लेके मैं सोचा। कोई फंक्शन बनाया होगा, वॉइड इनपुट, है ना। और इसके अंदर क्या लिख दिया? सीन, ऐसा। हाँ सर, सीन लिख देते और 3 और 4 यदि लिखना है तो A=3 अरे, सीन लेके। सीन लिख रहे हैं तो A=3 क्यों लिखेंगे यार? सीन से तो यूजर से इनपुट होगा ना। ये सर। हाँ, तो सीन में क्या लिख रहे थे? सीन पर ए लिखते थे। ए, और ऐसे बी, है ना। ये सर उसको यही सोच रहे थे ना। वॉइड इनपुट को हम पब्लिक पर ले जाते हैं। अरे मतलब तुम इसे मेंबर फंक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हो? ये सर। इसको मेंबर फंक्शन अगर तुम बनाना चाह रहे हो तो तुम सही हो, लेकिन मेरा सवाल तुमने नहीं समझा। मुझे यूजर से इनपुट नहीं लेना है। ये सही ये सोच रहे हो तुम, ऐसा बना सकते हैं हम। ऐसा अगर लिखेंगे तो यूजर जो 2 वैल्यू इनपुट करेगा वो ए और बी में जाएंगी, बिल्कुल सही है। अगर मैं C1 डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा तो 2 नंबर जो एंटर होंगे वो ए और बी में जाएंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आदर्श। लेकिन ये तब करना है जब मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाना चाहता हूं। अभी C1 डॉट सेट डेटा, और इसके अंदर मैं 3 और 4 पास कर रहा हूं, तो मुझे एक्स और वाई तो बनाना पड़ेगा ना। इसे समझ आएगा। ओके, थैंक वेलकम। तो भाई सभी लोगों को समझ में आ रही हैं बातें?
यस, ए और बी को हम डायरेक्टली एक्सेस तो कर नहीं सकते, तो हम फंक्शन की मदद ले रहे हैं। तो फंक्शन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट तो लोकल वेरिएबल्स होंगे, तो वो तो हमें अलग बनाने ही पड़ेंगे ना। इस जगह पर तो जो बनेगा वो लोकल वेरिएबल ही होगा, और लोकल वेरिएबल का लाइफ तो बस सेट डेटा फंक्शन खत्म हुआ तो खत्म, तो उससे पहले ए और बी में रखना जरूरी है। अच्छा, मैं ए और बी की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहता हूं, तो क्या करेंगे? लो, अनिरुद्ध का लाख रुपए का सवाल सुनो। अनिरुद्ध कह रहे हैं कि हमने ए और बी को प्राइवेट बनाया, पर फंक्शन की मदद से उसको एक्सेस तो कर ही ले रहे हैं, तो फिर प्राइवेट बनाने का क्या फायदा? अनिरुद्ध, अगर मैं उसको एक्सेस नहीं होने देना चाहता हूं, तो क्या मैं ये चाहता हूं कि वो यूज भी ना हो? और अगर मैं ऐसा चाहूंगा तो फिर तो उसको बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों अनिरुद्ध? पहली बात तो तुम्हें यह समझ में आनी चाहिए कि ए और बी वेरिएबल को अगर कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, तो फिर उसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, ए और बी को तुम एक्सेस कर पा रहे हो सेट डेटा फंक्शन को कॉल करके, तो तुम ये ना सोचने लगो कि ए और बी को तुम एक्सेस कर रहे हो। तुम सेट डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तुम क्लास नहीं बना रहे हो, तुम मेन फंक्शन बना रहे हो, तो तुम ए और बी को तो एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हो, तुम सिर्फ सेट डेटा को कॉल कर रहे हो। सेट डेटा ए और बी को एक्सेस कर रहा है, यानी तुम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली। और जब तुम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो यूज करने का तरीका तुम्हारा नहीं है। तुम ए और बी में अपने हिसाब से कुछ तो भी नहीं कर सकते, होगा वही जो सेट डेटा में लिखा होगा, जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है। तुम सिर्फ सेट डेटा को कॉल कर सकते हो, पर वो काम कैसे करेगा ये तुम तय नहीं कर सकते। इसीलिए तो डेटा सिक्योर है ए और बी में। आ रही बात समझ में अनिरुद्ध या नहीं? देखो, इनडायरेक्टली एक्सेस तो करना ही है ना। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। तुम बैंक में अपना रुपया जमा करते हो ना? तुम बैंक में जाते हो, कैशियर को स्लिप भर के देते हो कि मुझे अपने अकाउंट से 1,000 रुपए निकालने, वो तुम्हारे अकाउंट से ही तो पैसा निकाल रहा है ना। तो तुम खुद डायरेक्ट जाके अंदर क्यों नहीं निकाल लेते पैसा? तुम्हारा ही तो अकाउंट है, तुम जाओ अंदर और जाकर सीधे सीधे रुपया निकाल लो। कैशियर की क्या जरूरत है बीच में? कैशियर है सेट डेटा, ए और बी है जिसमें तुम्हारा पैसा रखा है, तो कैशियर तो चाहिए ना। बीच में कोई तो चाहिए जो तुम्हारे ए और बी के साथ इंटरेक्शन करवा सके। लेकिन डायरेक्टली आप ए और बी को एक्सेस करोगे तो डेटा करप्ट होने के चांस है। कल को वहां से आप 2,000 रुपए निकाल लो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बैंक वालों पे चढ़ाई कर दो कि मैंने तो निकाले ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। तो सब कुछ सिस्टमेटिकली होना चाहिए। बैंक अपने हिसाब से आपको तरीके बना के दे रहा है आपका ही पैसा एक्सेस करने के लिए। अरे नमन, हो गया बेटा, कितनी बार तुम एक ही कोड को पेस्ट करोगे, वो कहानी खत्म हो गई। प्रिंट कराने वाला, प्रिंट कराने वाला बता रहे हो? हाँ ठीक है, तो आप लिख सकते हो शो डेटा, शो डेटा, और इसमें मैं बना देता हूं सी आउट, ए की वैल्यू
और बी की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। अब वो प्रिंट कराने का फॉर्मेट आप जैसा रखना चाहो वैसा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां से C1 डॉट शो डेटा कॉल कर सकता हूं। ठीक है ना, बढ़िया है, समझ में आ गया। क्या अहमद? हाँ नमन, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सेट डेटा के पहले शो डेटा कॉल हो गया तो वो गार्बेज वैल्यूज प्रिंट करेगा। यस अहमद, हो सकते हैं, पर वो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अभी आप उसके लिए परेशान मत हो, आगे मैं कवर करूंगा उसको, उस पर एक चैप्टर है। किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर अगर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम होते हैं तो वो फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा होगा, क्योंकि उसी को प्रेफरेंस मिलेगी। आफ्ताब, किस फंक्शन की बात कर रहे हो? सेट डेटा और शो डेटा मैं बाहर ही तो यूज कर रहा हूं उनको। यस अर्शद, हम बाहर से ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो जिसने कॉम्प्लेक्स क्लास बनाई वो ए और बी को आपके यूज करने की प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सारी जरूरतों के लिए कोई ना कोई फंक्शन प्रोवाइड करेगा ही। मेरी बात समझ में आई? इस बात को अच्छे से सुनो, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। किसी भी प्रोजेक्ट में जो ये क्लास बना रहा होगा वो इस क्लास के ए और बी की वैल्यूज को यूज करने की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए फंक्शंस बनाएगा क्लास के अंदर। इसलिए इन फंक्शंस को सर्विसेज भी कहते हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो एक्सपोज हो रही हैं, जिनको आप कॉल कर सकते हैं बिकॉज दे आर पब्लिक फंक्शंस। अच्छा, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, बहुत अच्छी बात सुनो। ये जो इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस हैं सेट डेटा और शो डेटा, इनको मैंने क्लास के अंदर बनाया है, इसीलिए तुम इनको मेंबर फंक्शन बोलते हो। ठीक है भाई, जिसका यहां नाम नहीं दिख रहा है मैं उसके डाउट नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहां पे नाम दिखना चाहिए आपका चैट विंडो पे। ये ओप्पो लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन है ये। हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए। मेंबर फंक्शन जैसे कि शो डेटा, ध्यान से देखो, शो डेटा, शो डेटा फंक्शन क्लास की बॉडी के अंदर बना है, इसलिए आप उसे मेंबर फंक्शन कह रहे हो। और क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है इसीलिए इसे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बोल रहे हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप चाहें तो इस फंक्शन को क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये शो डेटा फंक्शन को अगर आप चाहें तो क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, पर अगर ऐसे डिफाइन कर दोगे तो ये नॉन मेंबर फंक्शन माना जाएगा। ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये नॉन मेंबर फंक्शन माना जाएगा। और नॉन मेंबर का मतलब ये हुआ ये कॉम्प्लेक्स क्लास का मेंबर नहीं है। और जो कॉम्प्लेक्स क्लास का मेंबर नहीं है वो मेन फंक्शन की ही तरह एक नॉन मेंबर फंक्शन है। और जैसे मेन फंक्शन ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा है, शो डेटा भी ए और बी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो तो नॉन मेंबर फंक्शन है। समझ में आई बात? क्लास के मेंबर्स को कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन, बहुत ध्यान से सुनो, फोकस करके सुनो, क्लास के मेंबर्स को कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट लगा के ही एक्सेस कर सकता है, वो भी मेंबर अगर पब्लिक है तो। कोई भी क्लास के मेंबर को अगर तुम नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर से एक्सेस करना चाहते हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डॉट लगा के ही एक्सेस करना है। तो मेन फंक्शन के अंदर या शो डेटा फंक्शन के तुम्हें ऑब्जेक्ट डॉट लगा के एक्सेस करना पड़ेगा। दे आर नॉन मेंबर फंक्शंस। और वो भी जिस मेंबर को तुम एक्सेस कर रहे हो वो पब्लिक भी होना चाहिए, तब तो तुम एक्सेस कर पाओगे। जी हां, अभी यही बोला मैंने। समझ में आ गई बात? ये अच्छा पॉइंट है, दिमाग में रखना इसको। अगर मैं ये चाहता हूं कि शो डेटा फंक्शन को बाहर डिफाइन करूं पर उसे नॉन मेंबर ना माना जाए, उसे इस क्लास का मेंबर माना जाए, तो यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके लिए आपको दो शर्तें माननी पड़ेंगी। फिर बोल रहा हूं, ये शो डेटा फंक्शन जो क्लास के बाहर मैंने बनाया है फिलहाल नॉन मेंबर फंक्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे बनाएं बाहर, क्लास की बॉडी के बाहर, लेकिन इसे माना जाए मेंबर फंक्शन, तो आपको दो शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर आप इस फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर बना रहे थे तो यह अंडरस्टूड था कि यह मेंबर फंक्शन है, लेकिन अगर इसको बाहर बना रहे हो तो यह नॉन मेंबर फंक्शन होता है। लेकिन आप चाहते हो कि हम बनाए बाहर और इसे क्लास का मेंबर फंक्शन माना जाए, तो आपको दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहली शर्त, इस फंक्शन का डिक्लेरेशन क्लास की बॉडी के अंदर करना पड़ेगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, क्लास की बॉडी के बाहर जहां इसको डिफाइन किया गया है, ये कैसे कह सकते हो कि ये शो डेटा वही है जो कॉम्प्लेक्स क्लास का मेंबर है? हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में इस फाइल के अंदर कॉम्प्लेक्स के अलावा भी कई सारी क्लासेस बनाई गई हों और उन दूसरी क्लासेस के अंदर भी इत्तेफाक से सेम शो डेटा नाम का फंक्शन रहा हो। तो अगर बाहर ये शो डेटा फंक्शन डिफाइंड है तो ये कैसा पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास वाला शो डेटा है या किसी और क्लास वाला शो डेटा है? तो फिलहाल जैसा बना है शो डेटा, ऐसा लगेगा कि ये किसी भी क्लास वाला शो डेटा नहीं है। तो हमें मेंबरशिप लेबल भी लगाना पड़ेगा। यह है दूसरी शर्त। मेंबरशिप लेबल फंक्शन को डिफाइन करते वक्त रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम के बीच में लिखा जाता है, और वो होता है क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी 2 बार कोलन। दैट्स इट। पहली शर्त और दूसरी शर्त। तो इस प्रकार से आप किसी फंक्शन को मेंबर फंक्शन ही बना रहे हैं पर डिफाइन बाहर
कर सकते हैं। क्या फर्क है अगर हम फंक्शन को क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन कर दें या बाहर डिफाइन कर दें, जैसे अभी मैंने शो डेटा को डिफाइन किया। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मेंबर फंक्शन की, नॉन मेंबर फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कंपेयर कर रहा हूं दो सिचुएशन को कि मेंबर फंक्शन को अंदर डिफाइन किया या मेंबर फंक्शन को बाहर मेंबरशिप लेबल लगा के डिफाइन किया, दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब आप अंदर डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन के लिए बाय डिफॉल्ट इनलाइन रिक्वेस्ट रेज हो जाती है, हमें इनलाइन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। अगर हम फंक्शन को अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए इनलाइन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता, इनलाइन की रिक्वेस्ट होती ही है। लेकिन अगर आप, जैसे अभी मैंने शो डेटा को बाहर डिफाइन किया है पर वो मेंबर फंक्शन है, तो इस समय ये इनलाइन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, आपको इनलाइन कीवर्ड डिक्लेरेशन के समय लिखना पड़ेगा अगर आप इसे इनलाइन बनवाना चाहते हो। तो एक जनरल एस्पेक्ट से एक बात बताता हूं, जब तुम्हें लगे कि कोई फंक्शन ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मेमोरी ले सकता है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग है, उसके अंदर लूप लगा है, रिकर्शन हो रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है, मतलब वो इनलाइन बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो तुम उसे अंदर मत डिफाइन करो, बाहर मेंबरशिप लेबल लगा के डिफाइन करो। इससे अननेसेसरी जो इम्प्लिसिटली इनलाइन रिक्वेस्ट हो रही है वो नहीं होगी और कंपाइलर का समय बचेगा। समझ में आ रही बात? ये बात तुम्हें तब ज्यादा समझ में आती जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने में लगने वाले समय के आधार पे तुमसे पैसा वसूल रहा होता। समझ में आया? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के बारे में भी समझ में आया होगा, आपको थोड़ा सा बेटर लगा होगा एक नए एग्जाम्पल के बाद, है ना? अभी अगली क्लास में, कल की क्लास में हम लोग स्टैटिक को भी पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हमें दूसरे तरह का मेंबर भी समझ में आएगा, तो इसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा मजबूत कर लेंगे अगली क्लास तक, ठीक है? अभिषेक वशिष्ठ का कहना है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है लेकिन जो असाइनमेंट देते हैं उसमें लॉजिक नहीं बनता। देखो यार, लॉजिक बनाने का काम C++ में नहीं हो रहा है, वो सी में होता है। C++ में तो हम उप्स के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लॉजिक बनाना है सी लैंग्वेज पढ़ो, खूब सारे प्रोग्राम्स बनाओ, जितने हो सकता है प्रोग्राम्स बनाओ। C++ में कोडिंग तो कुछ अलग है नहीं, लॉजिक तो वही लगने हैं जो सी में लगाए थे। तो फिर सी लैंग्वेज में खूब ड्राई रन करो। देखो, सी लैंग्वेज में जिसने अच्छे से मेहनत कर ली उसको लॉजिक में दिक्कत नहीं। लॉजिक अगर वीक है तो सी लैंग्वेज ज्वाइन करना चाहिए। यहां पे हम सिर्फ C++ के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, वो तो मैं आपके रिवीजन के लिए मैंने वो क्वेश्चंस दिए हैं असाइनमेंट में, जिससे कि आपका सी का रिवीजन हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अभी हम कोडिंग को इंप्रूव करने के लिए काम करें, क्योंकि फिर हम हमारा सिलेबस से अलग हो जाएंगे, है ना? तो उसके लिए आप सी लैंग्वेज ज्वाइन करो, सी लैंग्वेज में हम यही काम बहुत बहुत करेंगे। क्या हो गया अभिषेक, अभी अभी सो के उठे हो क्या? अभिषेक पूछ रहे हैं कि हमने एक्स और वाई में नंबर डाले और वो ए और बी में कैसे चले गए? ऐसे चले गए, देखो एक्स का डेटा ए में गया, वाई का डेटा बी में गया। तुम शुरुआत से वीडियो देखो,
लेट आए हो मुझे लग रहा है। पूरा वीडियो शुरुआत से देखना। चलो आज के लिए सभा समाप्त, कल मिलते हैं। गुड नाइट।